हेलो हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बिल्कुल चुप, सामने देखेंगे सर। अब हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे और हमने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, टी बिल्स। ठीक है ना जी। बेटा कोई दिक्कत है टी बिल्स में बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत हो? नहीं है कोई दिक्कत? चलो जी बात को बढ़ाते हैं आगे। बेटा एक नया इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आज। बेटा इंस्ट्रूमेंट का नाम है कॉमर्शियल पेपर। मैं बेटा हमेशा इसको प्यार से सीपी बोलने वाला हूँ। ठीक है जी। कॉमर्शियल पेपर पे चर्चा शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे जैसे बेटा कल टेबल्स में लिखे थे। कल मैंने वहां 7 पॉइंट लिखे थे अलग अलग। ठीक है ना। आज कोशिश करते हैं बेटा इसको भी पॉइंट वाइज खत्म करने की कोशिश करें। बेटा पहला पॉइंट फिक्स है, क्या लिखूं? इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कोई मुझे बताया कि ये पॉइंट फिक्स क्यों है? बेटा मनी मार्केट का जन्म ही इसी बेसिस पे हुआ है कि इसमें वही सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। तो इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा वहां दूसरा नाम लिखा था सेकंड पॉइंट में, उसका नाम था जेडसीडी। इसको बोलते हैं आईसीडी। बेटा आईसीडी का मतलब क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। मतलब बेटा इंटर कॉर्पोरेट, वर्ड इज इंटर कॉर्पोरेट। बेटा इशू करने वाला भी कॉर्पोरेट होता है, कंपनीज होती हैं, और खरीदने वाला भी कॉर्पोरेट होता है, कंपनीज होती है। यानी कि कॉमर्शियल पेपर इज इशूड बाय अ कंपनी एंड आल्सो परचेज्ड बाय अ कंपनी। बेटा अब आपको ये आइडिया दे देता हूं कि दूसरी कंपनी खरीद क्यों रही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में भ्रम होता है। ये वैसे 11 का मुद्दा, पर मैं हल्का सा टच कर देता हूँ। बेटा कंपनी के एंगल से सोचो, जिसके पास करंट अकाउंट है, क्या कंपनी के पास सेविंग अकाउंट हो सकता है? पहले बताओ, कंपनी का सेविंग अकाउंट हो सकता है? हे भगवान, तुम आगे से कह पा रही हो कि हो सकता है? ये कह रही है ये बेटा एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ, सिर्फ दो ही एंटिटी ऐसी होती है। आधो को तो एचयूएफ का भी नहीं पता होता। ठीक है ना। कर लो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, लोगों की बन जाओ सीए, पता लग जाएगा। सिर्फ इन दोनों के पास सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है ना। वैसे बता देता हूँ, ज्यादातर दुनिया को भ्रम होता है इंडिविजुअल। मैंने सोचा था कभी कोई बोलेगा नहीं कंपनी का कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता। कंपनी को सेविंग करेगी, कंपनी बिजनेस करने के लिए बनी है भाई। उसके पास क्या होगा? सिर्फ करंट अकाउंट होगा। अब करंट अकाउंट में कोई ब्याज मिलती है? आपकी नॉलेज कुछ मिलता है? नहीं मिलता। अब कंपनी 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ रखे हुए, ब्याज कुछ मिल ही नहीं। अब कंपनी क्या चाहती है कि यार मेरे फंड आइडल पड़े हैं यार, कुछ तो कमाओ। तो इस लालच के चक्कर में दूसरी कंपनी के कॉमर्शियल पेपर खरीदती है। तो कॉमर्शियल पेपर पे 9-10% ब्याज मिलता है। समझ में आई बेटा कि वो क्यों खरीद रही है दूसरी कंपनी? बेटा इशू करने वाली कौन है? सीपी, कंपनी। खरीदने वाली कौन है? कंपनी। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। दैट मींस कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई बात? बेटा इसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड है। टेबल्स का था नहीं, वहां मैंने क्या लिखा था? लेस देन 1 ईयर। सर इसका स्पेसिफाइड है 15 डेज टू 1 ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आता है बेटा? इट इज ऑल्सो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। बेटा नोट्स मत पढ़ो, ये भी जरूरत नहीं है यार। फिर ये कहानी वही है ना, मेन बैच में भी यही करा, रिवीजन बैच में यही करा। मुझे कब सुना? तुम्हें लगता है कि चल नोट्स पढ़ा देते हैं, मैं सबको दे देता हूँ, घर बैठो जाओ मस्ती करो, पढ़ते रहो बैठ के। मैं कह रहा हूँ मैं नोट्स तो बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा, तुम मेरी तरफ तो देखने वाले बनो। बाबू issued at discount, redeemed at par, the difference between the issue price and the redemption price is the interest। कट कॉपी पेस्ट टीबिल से उठाई दोनों का, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बेटा इसके साथ भी ऐसी कोई कहानी है कि ये 25,000 या उसके मल्टीपल में इशू होगा? ना बेटा, ऐसी कोई कहानी इसके साथ नहीं है। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं जो टी बिल्स में नहीं थी। बेटा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा अनसेक्योर्ड है। अनसेक्योर्ड मतलब कंपनी इसके लिए कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखती। मेरी कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करी है 10 करोड़ के, और मैंने एक कंपनी को अप्रोच करा, खरीद लो 10 करोड़ में से जितने खरीदते हैं, जितने करोड़ के चाहो खरीद लो।
तो उसने कहा मैं 10 के 10 करोड़ के खरीद लूंगा, बताओ क्या एसेट्स गिरवी रखोगे सिक्योरिटी के तौर पर। मैंने कहा कमर्शियल पेपर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड ही रहेगा, कुछ नहीं गिरवी रखूंगा। क्योंकि बेटा ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो बिग सिर्फ उसी कंपनी का पाता है जो कंपनियां लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में बहुत हाई है। आगे सोचो ना, छोटी मोटी गली मोहल्ले की कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करे और बिकेगा, सर कोई नहीं खरीदने वाला, ही मुकालता दूर कर लो। ठीक है ना, कोई कंपनी सोचे मैं आज रजिस्टर हो जाती हूँ और कॉमर्शियल पेपर इशू करती हूँ, दूसरी कंपनी खरीद लेगी, सर कोई अप्रोच नहीं करेगा। और आप अप्रोच करते रहना बेटा, चाहे धक्के खा लेना कितने, पैरगॉन की चप्पल भी घिस जाएगी बेटा, कोई नहीं आएगा। समझ रही है बात को? ठीक है, तो बेटा बिकते किस कंपनी के, जो कंपनियां लार्ज है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई है, जिनकी मार्केट में इमेज है बेटा कि हमेशा अपना क्रेडिट उतारते हैं। आपको पता है मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी भी होती हैं बेटा जो रेट करती हैं आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को। आपको आइडिया नहीं है, जब शेयर मार्केट में घुसोगे तो आपको बता देता हूं, कुछ एजेंसीज ऐसी हैं बेटा जो मार्केट में रेट करती हैं आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को। किसी को मिला हुआ है AAA, किसी को मिला हुआ है AA+, किसी को मिला हुआ है A+, किसी को मिला हुआ है A। तो इससे पता लगता है कि अच्छा आप क्रेडिट कितना टाइमली उतारते हो या देते भी हो कि नहीं देते हो। समझ में आ रहा है बेटा? तो जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है बेटा, उसको सीपी के पैसे मिलते हैं। क्लियर है बात? समझ में? अगर टाटा ग्रुप सीपी शुगर बिकेगा सर 100% बिकेगा, क्योंकि ऐसी कोई कहानी उनके साथ नहीं है। आज इन्फोसिस इशू करे बिकेगा सर 100% बिकेगा, आज HDFC बैंक इशू करे बिकेगा सर बिकेगा। ये कंपनियां लार्ज है, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में बहुत ठीक ठाक है। क्लियर है बात? बेटा सीपी दो सिचुएशन में इशू होता है, दो सिचुएशन। बेटा पहली सिचुएशन जब सीपी इशू होता है वो है सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड, और दूसरी सिचुएशन टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द कंपनी। बेटा पहले की चर्चा ज्यादा करेंगे बाबू, दूसरे में मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं टाइम, थोड़ा सा समझाते हैं बाबू। पहली सिचुएशन मैंने बताई सीपी का इशू होता है सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए। मेरा ख्याल वर्किंग कैपिटल नीड सबको पता है क्या है, मेरी डे टू डे फंड रिक्वायरमेंट। बाबू मैं बोलता हूँ टाटा का ही बात करते हैं। टाटा एक प्रोडक्ट बनाता है वोल्टास AC, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था आपको। फरवरी में बेटा प्रोडक्शन वाज ऑन पीक, प्रोडक्शन पीक पर आ जाती है, अभी सीजन आ रहा है बेटा मार्च में उनका। तो मान लो फरवरी में ना वो फंड शॉर्टेज में थे, ठीक है, और उन्होंने क्या करा बेटा, 10 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर इशू करे एट अ डिस्काउंट कि 9 करोड़ दे। उन्होंने बेटा इशू करे, किसी दूसरी कंपनी ने खरीदे, उन्हें 9 करोड़ दे दिए। ये जो 1 करोड़ नहीं दिया, ये क्या बनेगा फ्यूचर में, ये ब्याज बनेगा। ठीक है ना जी? और मान लो बेटा ये जो फंड रेजिंग हुई है उन्होंने फरवरी टू दिसंबर करिए, 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए इशू कर सकते हैं सीपी, कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 1 साल तक है। तो उन्होंने 10 महीने के लिए उनसे 9 करोड़ लिए। क्या किया बेटा, अब वो रॉ मटेरियल खरीदा 9 करोड़ का, फटाफट से प्रोडक्शन करा मार्केट में और बेच दिया। मान लो उनका प्रोडक्शन साइकिल बेटा 3 महीने का है, AC बन भी गए और 3 महीने में बिक भी गए, फिर पैसे आ गए। फिर बेटा प्रोडक्शन में लगाए, रॉ मटेरियल में लगाए, फिर 3 महीने में बेच दिए, फिर पैसे आ गए। फिर रॉ मटेरियल में लगाए, फिर प्रोडक्शन में लगाए, फिर बेच दिए। उन्होंने बेटा 10 महीने में 3 बार इस पैसे से टर्नओवर घुमा दी। ठीक है जी? और बेटा बता देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा ठीक ठाक मार्जिन होता है, अगर आपको आइडिया है। मैं मान के चलता हूँ 20% उन्होंने कमाया होगा एक ही बारी में। तो यानी कि बेटा अगर 9 करोड़ की बात करूं, 9 करोड़ पे उन्होंने 20% कमाया, 1.8 CR कमाया, और 1.8 CR कोई 3 बार मत गुना कर लो, मैं ज्यादा नहीं कहता। उन्होंने मान लो 5.5 करोड़ रुपए बना दिए उसके। और क्या किया बेटा, आपको 10 करोड़ वापस कर दिया, 1 करोड़ का ब्याज दे दिया। बेटा 4.5 करोड़ तो फिर भी बना दिए उन्होंने। तो ये समझ में आया कि कॉमर्शियल पेपर का पहला इस्तेमाल सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करना है। ठीक है जी? क्लियर है बात? दूसरी बात बेटा, दूसरी बात यूज शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। देखो मैंने ये तो बता दिया कि शॉर्ट जो कंपनियां अभी बनी है हाल ही में, जो मीडियम टर्म कंपनीज हैं, जो शॉर्ट टर्म कंपनीज है, जो बिल्कुल अभी बनी है,
जिनका टेन्योर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हुआ, वो कंपनियां बेच नहीं पाती बेटा सीपी। मैंने भी बता दिया कि लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी बेच पाती है। ये एक बात और समझ लो, चाहे आप बेटा लार्ज कंपनी हो, आप 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ ऐसी रकम सीपी से इकट्ठा नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो। देखो बेटा, एक ना लालच भी तो होना चाहिए ना, 100 करोड़ 1000 करोड़ देने का। दूसरी कंपनी आपको 100 करोड़ 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ दे देगी एक अनसिक्योर्ड चीज पे। सर इतनी बुद्धू कोई कंपनी नहीं होती, बड़ी सीधी सी बात है। तो आप अगर अच्छी कंपनी भी हो, लार्ज कंपनी हो, बिकेगा तो तभी, पर बिकेगा भी ना तो बेटा 10 12 15 करोड़। आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो सीपी से कि वो 100 200 500 1000 करोड़ आपको दे देगा, कोई नहीं खरीदेगा बेटा। अनसिक्योर्ड चीज के ऊपर कोई इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है ना? समझ में आई बेटा बात? अब दूसरा इस्तेमाल पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। मैंने बोला इसका दूसरा इस्तेमाल है टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कंपनी। अब बेटा मुद्दा पक्का उठने वाला है, काफी सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ठीक है ना? और बहुत सारों को क्लियर भी होगा जिन्होंने वैसे मुझसे पूरा वो एक कंपनी का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर सुना हुआ है। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या चीज होती है? बेटा मैंने एक बात बोलता हूँ हिंदी में, और ये बात अगर वैसे याद रख लो तो बहुत बढ़िया, बाद में मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। बेटा मैं बोलता हूँ पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है ना, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। आप किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से जाओ तो बेटा पैसा लेने के लिए ना पहले पैसा खर्चना पड़ता है। लेट्स सपोज कि मेरे को इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने हैं, तो बेटा इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने के लिए ना बेटा पहले पैसा खर्चना पड़ता है। ये दिमाग में मत लाना बिल्कुल भी कि मैं इक्विटी शेयर इशू करने जा रहा हूँ अब से अभी 100 करोड़ आ जाएंगे सच के थाली में। बेटा पहले बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा जेब से, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा 11th की बात से लिंक कर रहा हूँ आपको। एक चैप्टर कभी हम पढ़ा करते थे बेटा, चैप्टर 7 11th क्लास में, अगर आपने छोले नहीं दिए तो बेटा आपने पढ़ा होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना? और उसमें एक स्टेज आती थी बेटा, कंपनी बनाने की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अनिकेत कह रहा क्या बात कर रहे हो, तो कभी सुना भी नहीं था हमने। तो बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज मतलब होता है पैसा लेना। बेटा जब आप पैसा लेना, हाँ करो करो, एक सेकंड का वेट पोस्ट करो, लो बता रहा हूँ। तो वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, वो स्टेज का मतलब ये होता था कंपनी पैसा मांगना शुरू कर दी है। बेटा पैसा मांगना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। पहली बात तो बेटा सेबी की अप्रूवल चाहिए होती है। अब मुद्दा उठेगा सेबी कौन है, मैं इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं सेबी का बस फुल फॉर्म बताऊंगा। सेबी मेरे पड़ोसी का नाम है, ठीक है ना? सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। सुना है? बहुत अच्छी बात। नहीं सुना बेटा कोई नहीं, इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में आने वाला है। सेबी सेबी पढ़ते रहोगे 5 7 दिन तक, फिर कभी नहीं भूलोगे उसको, ठीक है ना? बेटा सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, देन प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना पड़ता है, देन बेटा ब्रोकर अंडरराइटर अपॉइंट करने पड़ते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का इंतजार करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कराना पड़ता है, टीवी ऐड करना पड़ता है। सर जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। कंपनी शेयर इशू करने से पहले अपने ब्रोकर अंडरराइटर अपॉइंट करती है कि मेरे शेयर बिकवा दो मार्केट में, ले लेना 2.5% 5%। एक अंडर राइटर को आप 5% देते हो अपना शेयर बिकवाने के लिए मार्केट में, 5% का खर्चा ये है। एक टीवी ऐड कर दोगे ना बेटा, कि कंपनी कह दे, जैसे LIC ने कहा था टीवी ऐड कर करके कि हमारा IPO आ रहा है, हमारे शेयर सारे मार्केट में खरीद लो, फिर एक टीवी ऐड 5 करोड़ रुपए का है। तो यानी कि अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 100 करोड़ रेस करूंगा और थाली में सच कहेंगे, बेटा 100 करोड़ लेने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, हवा भी नहीं आती। 5% तो अंडर राइटर कमीशन खा जाएगा, 100 करोड़ में से 5 करोड़ तो वही खा गया। 5 करोड़ का टीवी ऐड है, बाकी तो मैं कुछ गिनवा ही नहीं रहा। समझ में आ रही है बेटा बात? इससे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जो पैसा लेने के लिए पैसा खर्चा, ठीक है ना? और इसको कुछ लोग प्यार से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, फंड रेज करने की कॉस्ट। समझ में आई बेटा बात? बाबू अब दूसरा इस्तेमाल कॉमर्शियल पेपर का ये है कि कॉमर्शियल पेपर फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या मुद्दा है सुनना। मेरी कंपनी को ना बेटा इमरजेंसी नीड है 100 करोड़ की, ठीक है?
लेकिन मेरी कंपनी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि कॉमर्शियल पेपर जैसा इंस्ट्रूमेंट 100 करोड़ नहीं देता, ये 10, 12, 15 करोड़ तो दे सकता है, इसकी 100 करोड़ की वर्थ नहीं। तो हमने मार्केट में सोचा कि हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 करोड़ के, पर हमें पता था 10 करोड़ का खर्चा। तो हमने सबसे पहले मार्केट में कॉमर्शियल पेपर इशू करे 12 करोड़ रुपए के एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 CR कि हमें 10 ही करोड़ दे दो, कोई ले जाओ हमारे 12 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर। 12 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर दे दिए, दूसरी कंपनी को वहां से 10 करोड़ उठा ले। इस 10 करोड़ से खर्चे कर लिए इक्विटी शेयर के सारे, टीवी ऐड करा दिए, अंडर राइटर को कमीशन बांटे, सब कुछ कर लिया जो जो कर सकते, सब खर्चे हो गए। थाली में सच के अब आए 100 करोड़, 10 करोड़ खर्च लेंगे, आ गए 100 करोड़, कर दिए बाई बिजनेस में इन्वेस्ट। ठीक है जी। पहले साल जितना भी कमाया, जो भी रिटर्न कमाई, जनरली कंपनी 12-15%, 20% कमाई लेती है भाई, उनका मार्जिन इस लेवल का होता है। मान लो पहले साल हमने 15 करोड़ कमाए, सबसे पहले कॉमर्शियल पेपर के 12 करोड़ वापस कर, क्योंकि वो पैसे एक साल के लिए ही मिले थे, आपको कर दिए वापस, वहां से हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। ठीक है जी। अब 3 करोड़ बचे हैं, चाहो तो इक्विटी में बांट दो, चाहो तो नहीं भी बांटो। क्या इक्विटी वालों को अगर मैं डिविडेंड नहीं दूंगा वो कुछ कर सकते हैं? बेटा नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं इस बात का ज्ञान कि इक्विटी वाले कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैंने पूछा था, मुझे बता दो, मैं लेक्चर एक सेपरेटली पढ़ा दूंगा उस चीज पर। ठीक है जी। बेटा इक्विटी वालों को डिविडेंड ना दो, वो कुछ नहीं कर सकते। आपने पहले साल उनको कोई रिटर्न नहीं दी, 100 करोड़ दिए थे और कुछ नहीं दिया, सर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर से जो कमाओ इक्विटी के लिए कमा रहे हो, कमर्शियल पेपर के तो पैसे उतर ही गए थे पहले साल, बांटते रहो उनको जितना मर्जी। तो बेटा कॉमर्शियल पेपर का मैंने इस्तेमाल किया फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए, जो खर्चा बेटा इक्विटी शेयर को इशू करने में आता है उसके लिए इस्तेमाल किया। जब कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए होता है, ऐसे की सिचुएशन में कॉमर्शियल पेपर को हम एक नए नाम से बुलाते हैं, इसको हम बोलने लगते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ये टर्म बेटा 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज फाइनेंसिंग। लो पुत्र, मैंने नोट्स में बात नहीं लिखी हुई, जो नोट्स पढ़ते रहते हो ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। पर एक बात बताऊं बेटा, जितनी ईमानदारी से आपको कॉमर्शियल पेपर पढ़ाया ना मैंने, उससे ज्यादा ईमानदारी से 11th में भी पढ़ा, कसम से। कॉमर्शियल पेपर टॉपिक आता है, साइड टीचर कटवा देते हैं, मैं कहता हूँ आजा बेटे, मतलब एक शहर के बड़े फेमस टीचर हैं, उनकी मैं बात बता देता हूँ, मतलब टांग खिंचाई का कोई मूड नहीं है, पर मैं लोगों की नॉलेज देखता हूँ। अरे नहीं, पता क्या करते हैं भाई, पब्लिक डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल पेपर में ना कोई फर्क नहीं होता, सारी बातें सेम है। बस पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक को इशू होता है, कॉमर्शियल पेपर कंपनी को, बाकी सब कुछ सेम होता है। ये भी अनसिक्योर्ड है, वो भी अनसिक्योर्ड है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना। टीचर बहुत सारे स्कूल कैसे हैं, ये करा देंगे, ये हटवा देंगे। मैं कहता हूं भाई इतना ही मुश्किल था तो ये क्यों कराया था। दूसरी बात, एक शहर के टीचर और हस्ती ऐसी हैं, वो पता क्या करती हैं, पब्लिक डिपॉजिट करा देती हैं, कॉमर्शियल पेपर कटवा देती हैं, तो बच्चों कहते हैं नहीं नहीं एक चीज नोट्स में लिखो, आईसीडी। मैं सर पकड़ लेता हूँ, कॉमर्शियल पेपर और आईसीडी एक ही तो बात है। बच्चों को नोट्स में लिखवाते हैं भाई आईसीडी, कॉमर्शियल पेपर कटवाते हैं। फिर कहता है हमने बड़े ज्ञान ले लिया। मैं कहा अच्छी बात है भाई, ऐसे ज्ञान की तो हमें भी जरूरत थी। चलो खैर छोड़ो, लेकिन ये 11th क्लास का मुद्दा मैं आपको बता दूं, ये जितना मेरे से आपने छिड़वाया, टाइम खराब करा मेरा, ओके डन है, बढ़ाएं बात को आगे। मेरे हिसाब से कॉमर्शियल पेपर बिल्कुल डन डन है। ठीक है, अभी पढ़ लेंगे 5 मिनट के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट करा, फिर आप बताना कितना समझ में। बाबू एक थर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसकी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, वो है कॉल मनी। ठीक है जी बेटा, कॉल मनी शुरू के 2 इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल अलग, बहुत अलग है। ठीक है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। नाम समझ में आया होगा, जैसे मैंने भी इंटर कॉर्पोरेट बोला था तो आपको आइडिया हो गया होगा मैंने क्या बोला था। मैं बोल रहा हूँ इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आया कुछ? बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, जब 2 बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं बेटा, तब कॉल मनी का नाम आना शुरू होता है। ये कंपनीज के लिए नाम नहीं है, ये आरबीआई के लिए नाम नहीं है बेटा, ये जनरल पब्लिक के लिए नाम नहीं, ये बैंक के लिए नाम है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है बेटा।
कॉल मनी का मैच्योरिटी पीरियड सबसे कम है, सबसे कम बेटा। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 1 डे to 15 डेज, बस इतना। ठीक है ना। मुझे हमेशा याद रहता है कॉमर्शियल पेपर और इसका, पता नहीं क्यों मुझे लगता है दोनों को मिला के 1 साल पूरा हो रहा है। कॉमर्शियल पेपर 15 दिन से 1 साल है और ये 1 दिन से 15 दिन है। मैं कहता हूँ दोनों को मिला दो 1 साल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके मुझे हमेशा याद रहता है। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड है बेटा 1 डे to 15 डेज, सिर्फ इतना कम। और क्यों इतना कम है अभी आपको आइडिया हो जाएगा जब मैं इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं। बेटा कॉल मनी का इस्तेमाल क्यों होता है, अब ये समझना शुरू करना। पहली बात तो ये बेटा, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने लिख दिया कॉमर्शियल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक। बेटा हर कॉमर्शियल बैंक को ना सीआरआर मेंटेन करनी होती है विद आरबीआई। भाई मेरे को लगता है शायद सबको पता होगा सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। हम सब ने इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी बात पढ़ते हैं जब मनी एंड बैंकिंग की बात पढ़ते हैं। ठीक है ना बाबू, आप सबको पता है कि सीआरआर मेंटेन करनी होती है हर कमर्शियल बैंक को विद आरबीआई। सीआरआर का इनडायरेक्टली मतलब यह है बेटा कि पिछले 15 दिन में बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आए उसका एक सर्टेन परसेंटेज यू हैव टू केप्ट विद आरबीआई। मान लो बेटा मेरे बैंक में पिछले 15 दिन में 10 लाख रुपए आए, तो बेटा लगभग सीआरआर की परसेंटेज 5, 6, 7 ऐसे घूमती रहती है। 7 समझ फेयर 7% मान लो आज की तारीख में सीआरआर है, तो हर बैंक को क्या करना है बेटा, उस 10 लाख का 7% आरबीआई के पास रखना है 70,000 रुपए। बाकी 9,30,000 रुपए आप लोन दे सकते हो। आप पूरा 10 का 10 लोन नहीं दे सकते। मुद्दा ये है, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, पर आपको अब वो समझो बेटा जो एक्चुअल पोर्शन है। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है लोन नहीं दे सकते, लेकिन बेटा बैंक मैनेजर बहुत लालची है। आपको पता है बैंक मैनेजर का प्रमोशन किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने अच्छे डिपॉजिट्स ला रहे हो, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे लोन कर रहे हो, बैंक को क्या कमा के दे रहे हो, आपकी रिकवरी ऑफ लोन कितनी अच्छी है। ठीक है ना। तो बेटा आपके पास एक बड़ा बहुत अच्छा कस्टमर है, बहुत अच्छा कस्टमर, और उसने आपसे 10 लाख के लोन की डिमांड कर दी, और आपके बैंक में 10 लाख का डिपॉजिट पड़ा भी हुआ है पिछले 15 दिन का, और आज आपको सीआरआर मान लो मेंटेन भी करनी है। लेकिन बेटा बैंक के लिए 70,000 कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है ना। ब्रांच मैनेजर ने सोचा अरे अभी आ जाएंगे 70,000, कौन सी रकम है, दे देता हूँ। आपने बेटा 10 लाख का लोन कर दिया इस लालच में कि मेरा कुछ प्रमोशन ना हो जाए, कुछ अच्छा मैं बैंक को कमा कर दूं। आ जाएंगे 70,000, भी आ जाएंगे सुबह शाम, क्या बैंक के लिए कोई 70,000 रकम नहीं। ठीक है ना। पर आप ये भी समझो पिछले 10-15 दिन में बैंक में 10 लाख के डिपॉजिट नहीं होंगे, ये बातें कहीं करोड़ में होंगी। ठीक है ना। और बैंक के लिए करोड़ भी कोई रकम नहीं होती। आप थोड़ा आइडिया लगाओ, जिनके करंट अकाउंट होते हैं थैले भर भर के सुबह बैंक ले जा रहे होते हैं। ठीक है ना, ये बात विशेष से पूछ को देखो, विशेष बताएगा आपको। ठीक है। चलो जी, सुनना, ये बिजनेसमैन आदमी को सब पता है क्या होता है। ठीक है ना। कृष्णा कह रहा कौन सा, तू ही बता दे भाई कौन सी किसकी बात कर रहा हूं मैं। चलो जी, लो सुनना बाबू। अब आप ये समझो, मैं कहता हूँ शाम तक डिपॉजिट आएंगे या 20, 30, 40 हजार का है, और आपको चाहिए थे 70,000। 40,000 का है, 30,000 शॉर्ट रहेगा। अब आपको 30,000 की जरूरत है क्योंकि आपको सीआरआर मेंटेन करनी है आरबीआई के पास, और आरबीआई का आप डायरेक्शन कॉन्ट्रा में नहीं कर सकते। इंडिया में काम करना है तो लाइसेंस चलाए रखना है, तो अपने आपने किसी दूसरे बैंक को अप्रोच करा कि ये 30,000 लोन पर देते, और ये लोन की ड्यूरेशन इसलिए बहुत कम है क्योंकि आपको पता है बैंक में 30,000 कितनी देर में आ सकते हैं, आने को अगले सेकंड में आ सकते हैं। समझ में क्यों है इतनी ड्यूरेशन कम? आपने कहा 30,000 देते, बेटा जो अमाउंट आप लोन पर लेते हो दूसरे बैंक से उस अमाउंट को बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है। और जिस रेट पर लेते हो उसको बोलते हैं, मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो उसको बोलते हैं बेटा कॉल रेट। समझ में आ रही है बेटा बात? अमाउंट को बोलते हैं कॉल मनी, जिस रेट पे लेते हो उसको बोलते हैं कॉल रेट। बेटा आपने कहा ला फटाफट से 30,000 रुपए भिजवा दे, बता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो? तो 8% पर एनम। मान लो उसने ऐसा कह दिया 8% पर एनम, 1 दिन की ब्याज, 2 दिन की ब्याज, जितने भी दिन रखोगे वो कैलकुलेट करके भिजवा देना। बेटा अगर ये कॉल रेट ज्यादा होता है तो बेटा हमेशा कॉल मनी की डिमांड कम हो जाएगी।
यानी कि बेटा देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड कॉल मनी, इन दोनों में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अगर बेटा बैंक दूसरा बैंक आपसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा तो आप कॉल मनी से पैसा कभी नहीं लेना चाहो। अब उसने कह दिया मान ले लो 8% ले आइयो साल का, तो आप दिमाग में पता क्या सोचोगे, हम लोगों को 7.5% पर लोन दे रहे हैं, होम लोन, ये हमें 8 बता रहा, क्यों लेना चाहोगे आप? जब आंखों देखी तो कोई ऐसी चीजें नहीं सहता ना, कोई लॉस तो नहीं सहता आंखों देखी, मतलब आप खुद तो लोगों को 7.5% पे रोज लोन बांट रहे हो, और दूसरा बैंक आपसे कह 8% मुझे दे दिया, आप दे दोगे? नहीं देना चाहोगे ना। तो बेटा देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड कॉल मनी। अगर कॉल रेट बहुत ज्यादा होता है तो कॉल मनी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये समझ में आई बात पक्का से? एंड देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा कॉल रेट और अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। अगर दूसरे बैंक ने 8% मांगे तो आप कॉल मनी से कभी नहीं लोगे, लेकिन अगर दूसरे बैंक ने 8% मांगे तो कहीं और से तो लोगे ना, कॉल मनी से नहीं लोगे। तो बेटा इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कॉल रेट ज्यादा होगा तो कॉल मनी से तो नहीं लेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बेटा कहां से लेंगे? कहीं और से ढूंढेंगे ना, कोई बाहर साधन ढूंढेंगे ना तो आपको 4, 5, 6% पे दे सके। ठीक है बेटा, समझ में आती है बात? ये नोट्स में आखिरी की दोनों लाइंस गलत है, यहां से सही करना। ठीक है ना बेटा? और एक बार मेरे को दोनों टॉपिक पढ़कर बता दो समझ आ गए क्या, फिर मैं एक और मुद्दा डिस्कस करूंगा आज। तो वो सामने देख रहे हैं सब, एक और इंस्ट्रूमेंट कवर करते हैं बाबू। एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम है सीओडी, इट इज नॉट कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है ना, ये बेटा इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। बेटा इट इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस फर्म्स, सबको इशू कर सकता है, कोई भी खरीदे। बेटा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, एक ही सिचुएशन ऐसी है जब ये इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, एक ही सिचुएशन, वो है बेटा मार्केट में डिप्रेशन की सिचुएशन। कि मार्केट में डिप्रेशन है, देयर इज अ टाइट लिक्विडिटी पोजीशन इन द मार्केट एंड द डिमांड फॉर क्रेडिट इज वेरी हाई। मैंने आपको बताया भी था बेटा, जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा सीओडी इशू होता हुआ। एक टाइम ऐसा आया मुझे लगा कि अब शायद देखने को मिल सकता है। एक लालच होता है ना बेटा जिंदगी में सब कुछ देख के जाने का, ठीक है ना? तो एक लालच है दिमाग में कि सीओडी भी इशू होते हुए देखेंगे हम। तो 2020 कोविड, सब जानते हैं सिचुएशन क्या थी। सर जिसके पास मर्जी जितना मर्जी कैश पड़ा, उसने अपना कैश में कम करने की कोशिश नहीं करी कभी भी। कोविड की सिचुएशन, चाहे घर में करोड़ रुपए कैश पड़े, पर उसने दिया किसी को नहीं। ठीक है ना उसने बैंक में जमा कराने की कोशिश करी, क्योंकि दिमाग में चीज चल रही थी, बीमारी है, कब किसको हो जाए किसी का नहीं पता, और कब डॉक्टर कितने पैसे की डिमांड कर ले किसी को नहीं पता। मानते हो? मार्केट में ना एक लिक्विडिटी क्रंच आ गया, कोई बैंक में पैसे जमा कराने नहीं जा रहा, और बैंक में लोन मांगने वाले खुद जा रहे। जिनका बिजनेस चल रहा है वो तो चला ही रहे थे ना, चाहे फार्मा सेक्टर है, चल रहा था ना फार्मा सेक्टर, वो तो कभी बंद नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरा चल रहा था ना, बंद तो नहीं हुआ ना। फूड इंडस्ट्री पूरी चल रही थी ना, बंद तो नहीं हुई कभी। तो वो बैंक में क्रेडिट मांगने वाले रोज जाए, और बेटा डिपॉजिट देने वाला कोई ना जाए। आप खुद समझो, बैंक अपने डिपॉजिट से ही तो फाइनेंस करेगा आपको, डिपॉजिट नहीं आएंगे तो फाइनेंस कैसे दे बैंक आपको? वो सिचुएशन उसके लिए बहुत खतरनाक है। तो सीओडी सिर्फ एक ही सिचुएशन में इशू होते हैं, व्हेन देयर इज अ टाइट लिक्विडिटी पोजीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हुई है, एंड डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, लोन मांगने वाले रोज नजर आ रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि शायद सीओडी अब इशू हो जाए। बेटा सीओडी होता क्या, बैंक कैसे इशू करता है, थोड़ा सा ही आइडिया समझो। बेटा जनरली आपको सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट जो मिलता है वो 5, 5.5, 6% है। ठीक है, बैंक जब सीओडी इशू करता है, सीओडी कुछ और नहीं बेटा, एक लालच है, और लालच बहुत बड़ा है बेटा। ठीक है ना, बैंक इशू करता है इंस्ट्रूमेंट, सीओडी खरीद लो, 9% ब्याज। अब सीधा इतना बड़ा गैप आ जाए, और बैंक जैसी चीज जो रिस्क फ्री चीज है, जो भागेंगे कभी नहीं, और वो 9% दे,
तो अच्छे खासे आदमी को लालच आ जाए, और वो अच्छा खासा आदमी अपने थोड़े से स्पेयर पैसे ढूंढे और कहीं ना कहीं सीओडी खरीदे और बैंक के पास पैसा पहुंचना शुरू हो जाए। बैंक ये करता है, सीओडी इशू करेगा, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, बहुत ज्यादा लालच देगा, लोग खरीदेंगे, बैंक के पास पैसा आएगा और बैंक उस पैसे को लोन पर चढ़ा देगा। बैंक का कुछ नहीं आता, नॉर्मली रेट 11% था, उसने कह दिया 13 पे है, तो लोग लेंगे। 9 और 13 का गैप ये बैंक कमाएगा, ये करेगा ना बैंक। समझ में आ रहा है कैसे इशू करता है, किस सिचुएशन में इशू करता है, ठीक है ना। पर बेटा कोविड में इशू नहीं हुआ सीओडी, थैंक्स टू आरबीआई। 50,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी क्रंच से बचाने के लिए दिए थे, ठीक है ना। उस टाइम पर यस बैंक जूझ रहा था, 10,000 करोड़ यस बैंक को अलग दिए थे, ठीक है ना। लोन मरे थे यस बैंक के ताजे ताजे, अनिल अंबानी जी ने मारे थे, ठीक है ना। यस बैंक बर्बाद हुआ था, मैं नहीं बोल सकता, 360 का शेयर मैंने भी खरीदा था, अभी 17 रुपए पे है, ठीक है ना जी। तो सर ये भी हालात देखे हुए, समझ में आती है बेटा बात, क्लियर है। सीओडी कब इशू होगा, कौन इशू करेगा, किस सिचुएशन में इशू होगा, तो बस इतना सा इंस्ट्रूमेंट था सीओडी। एक छोटी सी बात बचती है, कल खत्म हो जाएंगे मनी मार्केट्स, कल कैपिटल मार्केट की तरफ बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय।